फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक और सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, अपना आसमां। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। अनहिता ये इस सीरीज़ की मुख्य नायिका है। इसी के जीवन में हुए अनेकों उतार चढ़ाव और संघर्षों को दर्शाती हुई सीरीज़ लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। अनाहिता 3 साल से लंदन में बड़े से बिजनेस स्कूल में मास्टर्स की डिग्री लेने गई हुई है। उसके जाने के बाद परिस्थितियाँ और लोग बहुत बदल चुके हैं, पर वो इन सबसे अनजान है। कहानी जब वो भारत वापस आती है वहाँ से शुरू होगी। नंद किशोर मेहंदी रत्ता, नीलम मेहंदी रत्ता ये अनिता के माता पिता हैं। नंद किशोर जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। कोरोना की सेकेंड वेव में वो दुनिया छोड़कर चले गए। नीलम अब अपने जेठ और उनके परिवार के साथ रहती हैं। बृजकिशोर मेहंदी रत्ता, शोभा मेहंदी रत्ता ये अनिता के ताऊजी और ताईजी भी हैं। इनके 3 बेटे और बहू हैं। पूरा परिवार साझे चूल्हे में एक छत के नीचे रहता है। नीलम जी इनके साथ ही रहती हैं। आकाश मेहंदी रत्ता, धरा मेहंदी रत्ता ये बृजकिशोर के बड़े बेटे बहू हैं। इनके 2 बच्चे हैं जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, आकाश और धरा। यथा नाम तथा गुण वाली जोड़ी है। आकाश का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता है और धरा धरती की तरह सहनशील और ममता की मूरत है। नैन मेहंदी रत्ता, तारा मेहंदी रत्ता ये बृजकिशोर के मंझले बेटे बहू हैं। तारा शादी के कई साल बाद प्रेग्नेंट है और सभी लोग उनकी खुशी में बहुत खुश हैं। समीर मेहंदी रत्ता, तुहिना मेहंदी रत्ता ये बृजकिशोर जी के सबसे छोटे बहू बेटे हैं। इनकी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं। समीर अनिता से छोटा है, इसलिए घर में सबका लाडला है। नैन और अनिता लगभग हम उम्र हैं और उनके बीच भाई बहन से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता है। फ्रेंड्स, ये सभी इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अनाहिता एयरपोर्ट पर खड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जैसे अपने देश की खुशबू को अपनी सांसों में महसूस कर रही है। 3 साल, इन 3 सालों में वो हजारों बार घर वापसी के लिए तड़पी थी। सबसे मुश्किल घड़ी वो थी जब पापा 2 आंसू फिर उसके गालों पर ढुढ़क गए। आसमान की ओर देखकर मन ही मन बुदबुदाई, आपने वादा किया था कि मेरे वापस आने पर आप एयरपोर्ट सजवाओगे पूरी फैमिली मुझे वेलकम करने साथ में खड़ी होगी और आप मेरे घर वापसी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाओगे। पर आप तो खुद ही चले गए अचानक, मेरा इंतज़ार तक नहीं किया ना पापा। एक बेटी कितनी मजबूर थी कि यहाँ पापा की अंतिम विदाई थी और वहाँ वो अपने देश वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थीं। आपने क्यों मुझे खुद से इतना दूर भेज दिया पापा। सोचते हुए अनाहिता बाहर पार्किंग तक पहुँच गई, पर घर का कोई सदस्य उसे नज़र नहीं आ रहा था। आकाश भैया को अपने आने की खबर उसने कल ही दे दी थी। नैन तो बाहर गया हुआ था, पर भैया को उसने अपने पहुँचने का समय भी व्हाट्सएप कर दिया था। अभी वो फ़ोन खंगाल ही रही थी कि सामने से नैन की कार आती दिखी। उसको देखते ही अनाहिता की आंखें बरस पड़ी। नहीं अनु, चाचू का बहादुर बच्चा है ना तू, ऐसे रोते नहीं हैं अनु। तुझे रोते देखकर चाचू की आत्मा को कितना दुख होगा पगली। नैन के शब्दों से अनाहिता का रोना बढ़ता ही जा रहा था। नैन ने उसे 2 मिनट रोने दिया, फिर धीरे से कान में फुसफुसाया, अनु बी स्ट्रॉन्ग, चाची को तेरी बहुत ज़रूरत है। पता नहीं क्या कहना चाह रहा था नैन कि अनाहिता एकदम चुप हो गई। माँ से तो मैं बहुत नाराज़ हूँ। माना वो परेशान थी, पर एक बार मुझसे ढंग से बात तो कर सकती थी। पर नहीं, जब मैं फ़ोन लगाती थी बस आंसू बहाती रहती थी। अनाहिता की बात पर नैन बस फीका सा मुस्कुराया। उसका सामान डिग्गी में डालकर उसे गाड़ी में बैठाया और घर की ओर चल पड़ा। अनाहिता की घर वापसी क्या भूचाल लाने वाली थी, ये तो वक्त की परतों में छिपा था। पर नैन तो अभी होने जा रहे बड़े धमाकों को लेकर सशंकित था। अनाहिता जैसे ही घर के अहाते में पहुंची, सन्नाटा देखकर हैरान लगी। चलो एयरपोर्ट तक सबका आना असंभव था, पर कम से कम सब घर के बाहर तो उसका इंतजार कर सकते थे। मन की बात दिल में दबाए वो घर के भीतर घुसी तो अंदर सभी लोग डिनर कर रहे थे। ताऊजी, ताईजी, आकाश भैया, समीर, तारा भाभी और वो बैठी है तुहिना, समीर की वाइफ। उसे तो मैं आज पहली बार फेस टू फेस मिलूंगी। नैन, ये कहाँ रह गया। मम्मी और धरा भाभी कहाँ हैं। लगता है किसी को मेरे आने की खबर ही नहीं थी। खाने तक पे मेरा इंतज़ार नहीं किया सबने। सोचते हुए अनाहिता को अपने अंदर कुछ दरकता सा महसूस हुआ। पापा, बहुत तेज़ भूख लगी है। वो मोटी अभी 2 घंटे लगाएगी बाहर आने में। हम लोग खाना शुरू करते हैं ना। 10 साल का आकाश जिद कर रहा था। बिल्कुल नहीं, मेरी लाडो के आने के बाद ही खाना शुरू किया जाएगा, ताऊजी ने डांट लगाते हुए कहा। अनाहिता को अतीत के ऐसे वाक़ये
को याद करती ताऊ जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। नमस्ते ताऊ जी। पता नहीं क्यों वो पहले की तरह भागकर उनके गले नहीं लग सकी। घर का माहौल बहुत भारी और खिंचा सा लगा अनाहिता को। ओह, आ गई विदेशी मेहमान, ताऊ जी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा तो मेहमान शब्द उसके सीने में चुभ गया। अरे पापा, आप भी ना, क्या मजाक करते हो? अपनी अनु कोई मेहमान थोड़े ना है, वो तो हमारी बहन है, इकलौती बहन। नैन ने पीछे से अनाहिता को संभाल लिया। वो शायद लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। अब मेहमान ही तो है लाड़ो। नंदू भाई साहब की आखिरी इच्छा के अनुसार मेहता साहब के लड़के से शादी जो करनी है इसकी। ताई जी ने उठकर अनाहिता को गले लगाते हुए कहा। आखिरी इच्छा? पापा की ऐसी कोई आखिरी इच्छा भी थी, पर उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं जताया। और अगर वो मेरी शादी के लिए इतने आतुर थे तो ताऊ जी के खिलाफ जाकर मुझे लंदन क्यों पढ़ने भेजा? अनाहिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अन्नू, नीलम जी रसोई से बाहर निकली तो अनाहिता को सामने देखकर हैरान रह गई। माँ। जितनी हैरान नीलम जी थी अनाहिता को देखकर, उससे कहीं ज़्यादा शौक में खुद अनाहिता थी। क्या थी नंदकिशोर जी की आखिरी इच्छा? ये सच था या किसी की साजिश? पापा की आखिरी इच्छा की खातिर अनाहिता किसी से भी शादी करेगी या सच ढूंढने की कोशिश करेगी? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हर भाग में कहानी आगे बढ़ने के साथ। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सीरीज और स्टोरी का आनंद मिल सके। अधपके बाल बेतरतीब जूड़े में लिपटे हुए, आँखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, मलाई से मुलायम जिन गालों से गाल लगाकर वो माँ से लाड़ लड़ाती थी, उन गालों पर अब सूखी पपड़ी सी जमी थी। हमेशा बन ठन कर रहने वाली माँ आज घर की आयासी लग रही थी। पापा के जाने के बाद माँ पहले जैसी नहीं रहेगी, ये तो लगा था उसे, पर इस दशा में देखने को मिलेगी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। माँ। सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी अनाहिता। सच में उसकी दुनिया अब उजड़ चुकी थी। अनाहिता एकदम माँ से अलग हो गई जब तारा भाभी का बड़बड़ाना उसके कानों में पड़ा। क्या मातम फैला दिया आते ही। उनके लिए घर का माहौल बेहतर होना जरूरी है। वो एक एक करके सभी से मिली। सिर्फ धरा भाभी और नैन ने उसका स्वागत खुले दिल से किया, बाकी सब तो बहुत औपचारिक और खिंचे से लगे। खाना खाकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। घर का सबसे सुरक्षित और अपना लगने वाला हिस्सा। आंसुओं की नई लड़ी उसके गाल भिगो चली थी। कितना ठंडा वेलकम था आज। वेलकम भी क्या, उसे बिन बुलाए मेहमान सा महसूस हो रहा था। आज पापा होते तो घर से एयरपोर्ट तक का रास्ता सजवा दिया होता। पर ऐसा क्या हुआ जो सब नाराज़ हैं मुझसे? पापा ने तो तीनों भाइयों को भी लंदन भेजने पर बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि बेहतर शिक्षा से व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पर ताऊ जी जिद्दी थे। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजने से इनकार कर दिया तो पापा ने उसे भेजने की ठान ली। ताऊ जी हमेशा से उसके ज़्यादा पढ़ने के खिलाफ थे। उसे आज भी याद है, जब वो लंदन जा रही थी तब भी ताऊ जी ने ऐसे ही मुंह फुला रखा था। बहुत उदास हो गई थी वो तब। फिर पापा ने कितने प्यार से समझाया था, जब तू डिग्री लेकर आएगी और हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, तब देखना तेरे ताऊ जी ही सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करेंगे। वो थोड़ा पुराने ख्यालातों के हैं, तुझे तो पता है ना। फिर ये आखिरी इच्छा कहाँ से आ गई? पापा हमेशा से उसे अपनी जगह देने का सपना देखते थे। फिर अचानक उसकी शादी की इच्छा उन्होंने कब जाहिर की? सोचते सोचते उसका सिर फटने लगा। इन सवालों के जवाब माँ के अलावा कौन दे सकता है? सोचते हुए माँ के कमरे में पहुँची तो कमरे का बदला रूप देखकर हैरान रह गई। कमरे से माँ पापा का फ़ोटो गायब था। फ़ोटो ही क्या, पूरे कमरे का हुलिया बदल चुका था। सामने दीवार पर समीर तोहिना का बड़ा सा फ़ोटो टंगा था। कमरे का मेकओवर हो चुका था। अभी वो परिस्थिति को समझ भी नहीं पा रही थी कि बाथरूम से तोहिना बाहर आ गई। हे, इफ़ यू नीड समथिंग। नहीं, वो माँ का कमरा, आई मीन माँ कहाँ होंगी? अनाहिता ने सामान्य रहने की बहुत कोशिश की। ओह चाची, वो डाउन स्टेयर्स जो 3 कमरे हैं ना, उनमें से एक में रहती हैं, उसने हंसते हुए बताया। वाट? अनाहिता इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कल तक उसे घर वापसी का बेसब्री से इंतजार था। उसे लगा था कि उसको देखते ही ताऊ जी और आकाश भैया गले लगा लेंगे और सिर पर हाथ रखकर ताऊ जी बोलेंगे, लाडो चिंता ना करियो, नंद किशोर नहीं है तो क्या, तेरा ताऊ तेरे साथ है ना। पर सच कहते हैं लोग, ज़िंदगी हमेशा हमारी आशा के विपरीत चलती है। सच हमेशा सोच से ऊपर होता है। लड़खड़ाए कदमों से वो नीचे पहुंच गई। सीढ़ियों के नीचे पड़े खाली स्पेस में ताई जी ने 3 स्टोर रूम निकलवाए थे। पापा और भैया ने कितना मना किया था कि घर का लुक खराब हो रहा है, पर ताई जी की दलील थी, कितना भी सुंदर घर सजा लो, पर कबाड़ रखने को तो जगह बनानी ही पड़ती है। देखना, एक दिन इन कमरों के लिए मुझे सभी लोग शाबाशी देंगे। अनाहिता डबडबाई आंखों से स्टोर रूम मतलब माँ के कमरे की तरफ बढ़ चली थी।
3 कमरों में से माँ का कमरा पहचानना मुश्किल नहीं था। दरवाजे की जाली में से मध्यम रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। नज़दीक पहुंची तो माँ की सिसकियां कानों से टकराने लगीं। भड़ाक! तेजी से दरवाज़ा खोलकर वो सीधा माँ की गोद में समा गई। देर तक माँ बेटी बस रोती ही रहीं। नीलम जी के आंसू अनाहिता के बालों में समा रहे थे और अनाहिता के माँ की गोद में रखी पापा की छोटी सी तस्वीर अनाहिता ने सीने से लगा ली थी। फैमिली हग अक्सर पापा उन दोनों को सीने से लगाकर यही तो कहते थे। फाइनली उनका फैमिली हग हो ही गया। दरवाजे की ओट में आकर खड़ा हो गया नैन। चाहकर भी उन दोनों को सीने से नहीं लगा पा रहा था। उसके पाँव में माँ बाप और पत्नी की बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। काश वो पापा का नहीं चाचू का बेटा होता। अब भी वो अपनी दुविधा पर आंसू बहा ही रहा था कि तारा ने पीछे से आकर उसका कंधा जोर से दबा दिया। आह! धीमी सी कराह मुंह में ही दब गई और वो गर्दन झुकाकर तारा के पीछे चल दिया। नैन, ट्रस्ट मी, तारा इज़ नॉट गुड फॉर अस। अनाहिता नैन को समझाने का प्रयास कर रही थी। तीनों एक ही क्लास में बिजनेस में ग्रेजुएशन कर रहे थे। पता नहीं क्यों अनाहिता को तारा पहले दिन से पसंद नहीं थी, पर नैन शुरू से ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। पहले पहल तो तारा ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर एक दिन अचानक से ही सामने से आकर नैन को पूरी क्लास के सामने प्रपोज कर दिया। नैन अभी सिर्फ दोस्ती चाहता था, जिससे एक दूसरे को जान समझ सकें, पर तारा तो 3 महीने में ही दुल्हन बनकर उसके घर चली आई थी। किसी ने सच कहा है कि स्त्रियों की परख पुरुषों के देखते कहीं ज़्यादा सटीक होती है। काश मैंने अनाहिता की बात मान ली होती। काश बिस्तर में लेटा नैन अपने गले में एक फंदा सा महसूस कर रहा था। ये सारे काश मिलकर उसके सीने पर बोझ बनते जा रहे थे। किसी दिन ये काश उसकी जान ले लेगा। काश मौत ही उसको गले लगा ले। काफ़ी देर रो लेने के बाद नीलम जी और अनाहिता दीवार के सहारे टिककर चारपाई पर बैठ गईं। जी हाँ, नीलम जी को एक किंग साइज़ बेड से उठाकर सीधा चारपाई पर शिफ्ट कर दिया गया था। उस स्टोर रूम में उससे बड़ा कुछ भी नहीं आ सकता था। सीढ़ियों के नीचे जगह होती ही कितनी है। माँ का हाथ पकड़े अनाहिता सामने की दीवार को निहारे जा रही थी। माँ, पापा ने मेरी शादी की इच्छा कब जताई? वो तो शुरू से ही अपना बिजनेस कंपनी में अपनी पोजीशन मुझे सौंपना चाहते थे ना। बेटा, पता नहीं ये बात कब हुई। नंद ने कभी ऐसा कहा भी या नहीं, पर इतना कुछ हो गया तेरे जाने के बाद कि समझ नहीं पा रही कहाँ से शुरू करूँ। नीलम जी अभी भी हिचक रही थी। अगर ऐसी बात है तो माँ, हम शुरू से शुरू करते हैं ना। हमारे पास पूरी रात है। मेरी उलझन दूर करने के लिए मुझे सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। अनायता माँ की हथेली दबाकर प्यार से बोली। नीलम जी ने एक पल को नंद किशोर जी की तस्वीर में ऐसे निहारा जैसे आंखों ही आंखों में इजाज़त मांग रही हूँ। फिर गहरी सांस छोड़कर बताना शुरू किया। तू तो जानती ही है कि तेरे दादाजी के सामने ही एक बार बिजनेस बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गया था, पर नंद की समझदारी से काम कुछ ही सालों में न सिर्फ जम गया बल्कि एक नई ऊंचाइयों तक भी पहुंच गया। कंपनी के नए फैशन लेवल को स्थापित करने में मैंने भी उनका भरपूर सहयोग किया, पर यह बात कभी हमारे बंद कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि तेरे ताऊजी महिलाओं का हस्तक्षेप कभी बर्दाश्त ही नहीं करते। तेरे लंदन चले जाने के बाद से ही भाई साहब और आकाश का रवैया हम दोनों के प्रति बिगड़ता जा रहा था। ये फैक्ट्री या ऑफिस कहीं भी जाते थे, इनको बिजनेस से और कंपनी के ज़रूरी डिसीजन से दूर रखने की भाई साहब भरसक की कोशिश करते थे। फिर एक दिन नंद ने अब कंपनी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में एक सीट मुझे भी दिए जाने की पेशकश कर दी। घर से लेकर ऑफिस तक जलजला सा आ गया था नू। उस टाइम को याद करते ही नीलम जी की आंखें फिर बरसने लगीं। वाट! अनायता शॉक्ड रह गई। इतना कुछ हो गया था उसके जाते ही, पर उसे किसी ने बताया भी नहीं। माँ के आंसू पहुंचकर उन्हें पानी पिलाया। नीलम जी ने गहरी सांस भरी और अनाहिता के कंधे पर सिर रखकर आगे बोलने लगी। अभी भाई साहब और आकाश ने तूफान खड़ा करना शुरू किया ही था कि कोरोना की फर्स्ट वेव आ गई। फैक्ट्री, ऑफिस बंद करके सब घर में बैठ गए। सारी उलझनों को भूलकर नंद ने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की राय दी तो समीर ने आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी ली। नंद बहुत परेशान रहने लगे थे। लॉकडाउन खोलने के बाद ताऊजी ने समीर को इनका वाला ऑफिस दे दिया काम करने के लिए। इन पर जिम्मेदारी बढ़ाते गए और अधिकार कम करते गए। इसी बीच सेकंड वेव ने हमें बहुत ज़ोर से हिट किया। सबसे पहले मैं पॉजिटिव आई तो क्वारंटाइन करने के लिए मुझे इस स्टोर में मतलब कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। 4 दिन बाद ही नंद को साथ वाले कमरे में आना पड़ा। उनको भी कोरोना ने जकड़ लिया था। 10 दिन साथ के अलग कमरों में रहते हुए नंद और मैं वीडियो कॉल पर बात करते थे। नंद टूटते चले गए। 11वें दिन उन्हें एडमिट कराना पड़ा था। 4-5 दिन के स्ट्रगल के बाद ही नंद चले गए। अन्नू, वो अंदर से पहले ही टूट चुके थे। शारीरिक रूप से उन्हें तोड़ना कोरोना के लिए भी मुश्किल नहीं था। घर से जाते हुए उन्होंने आखिरी बार बस पीछे से ही देख सकी थी। उनकी बुझी आंखें जो एक पल के लिए पीछे
घूमकर मुझसे टकराई थीं। अनगिनत दर्द कहना चाहती थी। वो तकलीफ़ में थे अनु, पर उस तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं मिल सका। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा पसर गया। नीलम जी और अनाहिता दोनों ही नंद के दर्द को महसूस कर रहे थे। आखिरी बार उन्हें छू भी नहीं सकी अनु ने। एम्बुलेंस से बॉडी उतारी तक नहीं गई। बस एक एम्बुलेंस के शीशे से ही नंद के चेहरा देखने को मिला और फिर बिना किसी रस्म रिवाज के नंद दुनिया से विदा हो गई। मैं इस कमरे से वापस अपने कमरे तक नहीं जा सकी। मैं वापसी की सोचती उसके पहले ही एक दिन भाभी जी एक अटैची में मेरा कुछ ज़रूरी सामान डालकर यहीं रखवाते हुए बोली कि देवर जी के जाने के बाद तुम इतने बड़े कमरे का क्या ही करोगी। समीर की शादी कर रहे हैं। नंदू भैया तो ऊपर एक नई मंजिल बनवाना चाहते थे, पर अभी तो तुम्हें हालात पता ही हैं। बिजनेस ठप पड़ा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। समीर का रिश्ता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से तय हुआ है। शादी होते ही इतना दहेज मिलेगा कि सारा कर्जा निबट जाएगा। नीलम, आज नंदू भैया होते तो और बात थी। तुम्हें तो पता ही है कि भाई साहब की मौत के बाद ये कितना टूट गए हैं। माय फुट टूट गए हैं। ताऊ जी तो और तंदुरुस्त दिखे मुझे। इस घर में पापा के जाने का कोई दुख मुझे किसी और के चेहरे पर दिखा ही नहीं। अनाहिता अब गुस्से में भड़क रही थी। नीलम जी सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगी। पापा का सपना मुझे अपनी कुर्सी सौंपने का था, ना कि मेरी शादी करने का। बल्कि अब मुझे 2 कुर्सियों की लड़ाई लड़नी है। अब मुझे अपना आसमां खुद बनाना है। आप मेरा साथ दोगे ना पापा? आप मेरा साथ दोगे ना पापा? अनाहिता नंद किशोर जी की फ़ोटो देखकर मन ही मन पूछ रही थी और नंद किशोर जी जैसे तस्वीर में से भी उसको साथ देने का आश्वासन दे रहे थे। सवेरे नीलम जी समय पर रसोई में पहुंच गईं तो धरा उन्हें खुश देखकर बहुत खुश हुई। चाची जी, आज बहुत अरसे बाद आपके चेहरे पर सुकून देखा है। अनाहिता के आ जाने से आपको तसल्ली तो हुई होगी ना? तसल्ली कैसी धरा बहू, बल्कि अब तो गहमा गहमी बढ़ेगी इस घर में। अनाहिता को विदा करने की तैयारियां जो शुरू होंगी। आज तुम्हारे पापा जी खुद मिलने जा रहे हैं मल्होत्रा साहब से। नीलम से पहले ही शोभा जी बोल पड़ी। धरा और नीलम जी की निगाहें टकराईं। धरा ने झेंप कर पलकें झुका लीं। जब से चाचा जी गए हैं वो चाची जी से नज़रें मिला भी नहीं पाती है। अपने पति की हरकतों से वो थोड़ा बहुत वाकिफ़ है, पर इस घर में आदमियों के बीच बोलना निषेध है। बाहर नाश्ते की टेबल पर अनाहिता जब बिजनेस सूट में पहुंची तो ताऊ जी भड़क गए। शोभा जी, शोभा जी! उनकी गरज से सारे लोग वहीं इकट्ठे हो गए। शोभा जी, कोई इस लड़की को समझाओ कि इसे अपने देश लौटे 24 घंटे हो गए। अब अपना पहनावा देसी रखे, घर के कामकाज सीखे। कल को लड़के वाले आएंगे तो क्या इस रंग ढंग से उनके सामने जाएगी? ब्रज किशोर जी अनाहिता के अलावा सभी की ओर मुखातिब थे। क्या खराबी है मेरे रंग ढंग में ताऊ जी? ऑफिस जाने के लिए जैसे कपड़े ज़रूरी होते हैं मैंने डाले हैं। अनाहिता ने सीधा ब्रज किशोर जी से सवाल कर डाला। ब्रज किशोर जी भी अकड़कर बोले, तुम्हें पता नहीं है इस घर की बहू बेटियों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं है? अपनी कंपनी होते हुए मैं भला बाहर की नौकरी क्यों करूँगी ताऊ जी? आपकी इज्जत का ख्याल है मुझे। अनाहिता ने यथासंभव मासूमियत दिखाते हुए कहा। क्या? वाट हैं? एक साथ सभी के सर उभरे। हाँ ताऊ जी, पापा हमेशा से भैया लोगों को लंदन भेजना चाहते थे, पर आप राजी नहीं हुए। फिर उन्होंने मुझे बाहर भेजा। बताइए क्यों? अरे इसीलिए थोड़े ना कि मैं वापस आकर किसी मल्होत्रा के घर में रोटियां बेलूं, बल्कि इसलिए जिससे मैं अपनी कंपनी के नवीनीकरण में अपना योगदान दे सकूं। अब समीर की टेक्नोलॉजी, आपका और आकाश भैया का अनुभव, नयन की दूरदर्शिता और मॉडर्न विजन अपनी कंपनी को वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पापा एक दिन इसे देखना चाहते थे। अनाहिता ने बहुत समझदारी से अपनी बात रखी। नो वे, तुम्हारे लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। अब तक मुट्ठी भींचे खड़ा आकाश दीवार में हाथ मारते हुए बोला। आकाश, अनीता कंपनी घूमने जा रही है तो जाने दो, तुम मेरे साथ अंदर चलो। ब्रजकिशोर जी अपना गुस्सा दबाते हुए अपने स्टडी रूम में घुस गए। अनाहिता को खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ आकाश अपने पापा के पीछे चल दिया। शोभा जी पैर पटकती उन दोनों के पीछे लग ली और धरा फौरन मौके का फ़ायदा उठाकर अनाहिता को प्यार जताने लगी। अनु देख, आज मैंने तेरे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं। तुझे अभी भी पसंद तो है ना? या फिगर कॉन्शियस होकर तूने खाने छोड़ दिए हैं? धरा ने हाथ पकड़कर अनाहिता को बिठाया और प्लेट लगाने लगी। भाभी, आपके हाथ के पराठे खाने के लिए मैं ये फिगर कुर्बान कर दूंगी। आप तो बस पराठा खिलाओ। अनाहिता जैसे फिर से बच्ची बन गई। फिर उसे एकाएक कुछ याद आया। भाभी, आप मुझे एक फेवर कर दोगे क्या? अनाहिता की आवाज़ में बहुत हिचकिचाहट थी। धरा, अरे बोल ना अनु, तेरे लिए कुछ भी। अनाहिता, क्या आप बिरमा आंटी से कहकर माँ का सामान मेरे रूम में शिफ्ट करा दोगे?
अनाहिता की बात सुनते ही तारा के हाथ से चम्मच छूट गई। धरा एक कदम पीछे हट गई और तुहिना सभी की शक्लें देखने लगी। समीर और तारा के चेहरे बिल्कुल स्याह पड़ गए थे, पर नयन और धरा के चेहरों पर इत्मीनान था। तुहिना के चेहरे पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था और अनाहिता के चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका पहला कदम सफल रहा था। अनाहिता की बात ने तारा के तन बदन में आग लगा दी। वो भड़कती सीधा स्टडी रूम में घुस गई, जहाँ ब्रजकिशोर जी और आकाश जी ज़रूरी बातें कर रहे थे। शोभा जी बस बैठकर मामले का जायज़ा ले रही थी। हो गया आप लोगों का? मैंने कहा था इस अनाहिता की बच्ची को वहीं ठिकाने लगवा दो, पर नहीं। आकाश भैया को तो वो चींटी लग रही थी। कहते थे आने दो इंडिया वापस, 2 दिन में ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। और फिर तारा शेरनी सी दहाड़ रही थी। शोभा जी उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। अरे तो अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ उसे वापस आए, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे 2-4 महीने हो गए हों। वो भी हो ही जाएंगे। आप तीनों यहाँ बैठकर गप्पें लगाते रहना। वो आप सबकी नाक के नीचे से सब ले जाएगी, घर पर कब्जा भी और बिजनेस में हिस्सा भी। तारा शोभा को चुप कराते हुए बोली। ओफो तारा, तुम बिना बात बिगड़ रही हो। ऑफिस और फैक्ट्री में पापा ने सब इंतजाम कर रखा है। अनाहिता चाहकर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकेगी। और रही बात घर की, शादी के बाद ससुराल उसका घर होगा, हमारे घर से उसका क्या लेना देना। आकाश उसको समझाने लगा। आप लोग यहाँ बैठकर रंगीन सपने बनो। तब तक वो अनाहिता उस नीलम नाम के बोझ को ऊपर डुप्लेक्स रूम में शिफ्ट कर चुकी होगी। तारा के इस वाक्य ने जैसे वहाँ बम फोड़ दिया। आकाश, ब्रजकिशोर जी और शोभा जी तीनों बाहर आए, पर देर हो चुकी थी। नीलम जी का सामान ही कितना था। धरा और अनाहिता मिलकर सामान ऊपर ले गए थे और अब नीलम जी अनाहिता को ऑफिस के लिए विदा कर रही थी। अनाहिता पोर्च में पहुंची तो दर्शन काका गाड़ी लेकर खड़े थे। अनाहिता बिटिया को इतने समय बाद देखकर उनकी पलकें भीग गईं। अरे बिटिया रानी, हमारी लाडो बेटी, आप कब आए? हमको तो पता ही नहीं चला। हम अपनी बिटिया को लेने एयरपोर्ट आते। कैसी हो लाडो? अनाहिता ने दर्शन काका को गले लगा लिया। उन्हीं के कंधे पर बैठकर ही तो वो अपनी फेवरेट टॉफ़ीज़ खरीदने जाया करती थी। जब अनाहिता ने ऑफिस जाने के लिए दर्शन काका से पूछा तो वो गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अनाहिता को समझते देर नहीं लगी कि ताऊ जी ने स्टाफ को मदद करने से मना कर दिया है। पास जाकर धीरे से बोली, कोई बात नहीं काका, मैं समझती हूँ, मैं टैक्सी कर लूँगी। अरे नहीं बिटिया, हम तुम्हारी स्कूटी संभाल कर रखे हैं, और फिर साहब की अपनी गाड़ी भी तो खड़ी है गैराज में। आप कहो तो हम आज ही सही कराए देते हैं। अपनी स्कूटी का नाम सुनकर अनाहिता नए जोश से भर गई। 16वीं बर्थडे पर पापा से मिला ये गिफ्ट उसे जान से प्यारा था, जिसे वो धन्नो कहकर बुलाती थी। अनाहिता ने अपने धन्नो को प्यार किया और हेलमेट पहनकर ऑफिस की तरफ चल दी। ये क्या हो गया अनाहिता और नीलम जी के साथ? अनाहिता मतलब जिसका अहित ना हो, ऐसा नंद किशोर जी कहते थे, पर अभी तो लगता है कि अनहित मतलब अनाहिता। ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो बेचारी पर। क्या होगा अब अनाहिता का अगला कदम? वो शादी करेगी या पापा का सपना पूरा करेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।